आज गोल्ड और सिल्वर के रेट्स को देखकर लोग जनरली कंफ्यूज हो रहे हैं। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, यार अब तो गोल्ड और सिल्वर महंगा हो गया है, क्या यहीं से ये गिरने वाला है? पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जब मार्केट को लगता है कि अब महंगा हो गया है, अगले ही दिन सिल्वर 5 से 6% और गोल्ड 3 से 4% और ऊपर चला जाता है। ये पैटर्न सिर्फ एक दो दिन का नहीं है, बल्कि काफी टाइम से ऐसा ही चल रहा है। इसके पीछे इमोशंस नहीं है, बल्कि हार्ड मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस है। और उन सब के रीजंस के सेंटर में एक ही कंट्री खड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि यूएस के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही नहीं, बल्कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, हर एसेट क्लास को इम्पैक्ट करने वाला है। हम ये डिकोड करेंगे कि अगले एक साल के अंदर कौन से एसेट्स को फायदा हो सकता है और कौन से एसेट स्ट्रगल कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, थोड़ी हैवी है, लेकिन अगर आप शांति से एंड तक देखते हो तो आप मार्केट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले सिल्वर से शुरू करते हैं। अगर आप सिल्वर का डेली चार्ट देखें तो 12 जनवरी को सिर्फ एक दिन में सिल्वर लगभग 6.5% ऊपर गया, और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सिल्वर फिर से ग्लोबली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर मंथली बेसिस पे देखें तो मई 2025 से लेकर आज तक, यानी लगभग 9 महीने, सिल्वर ने एक भी महीना नेगेटिव क्लोज नहीं दिया। सोचिए, 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ अपसाइड। और इन 9 महीने में सिल्वर का रिटर्न कितना रहा? लगभग 170%। अगर आपने 9 महीने पहले सिल्वर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 2,70,000 के आसपास होता। ये कोई नॉर्मल रैली नहीं होती, ये तब होती है जब स्ट्रक्चरल फोर्सेस काम कर रही होती हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड, करेंसी डीबेसमेंट और ग्लोबल लिक्विडिटी। गोल्ड का भी यही सीन है। जनवरी 2025 से लेके अब तक गोल्ड लगभग 75% का रिटर्न दे चुका है, और पूरे 13-14 महीनों में सिर्फ एक महीना ऐसा रहा है जहां गोल्ड ने नेगेटिव दिया है, वो भी सिर्फ 4% के आसपास। इसलिए एक बात याद रखिए, एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। जब भी ग्लोबल सिस्टम में टेंशन आती है, गोल्ड ऑटोमेटिकली शाइन करता है। अब सवाल ये है कि ये रैली ड्राइव कौन कर रहा है? इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मतलब यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ कंपेयर टू बाकी मेजर करेंसीज जैसे कि यूरो और पाउंड। 2025 में डॉलर इंडेक्स लगभग 11% गिर चुका है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। गोल्ड और सिल्वर यूएस डॉलर में प्राइस्ड होते हैं। जब डॉलर वीक होता है और यूरो या पाउंड स्ट्रांग होता है तो यूरोप के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। यूरो ने 2025 में डॉलर के अगेंस्ट लगभग 15% अप्रिसिएशन दिखाया। ब्रिटिश पाउंड ने भी लगभग 11% का अप्रिसिएशन दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप और यूके के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर बाइंग और अट्रैक्टिव हो गई। डिमांड बढ़ी, प्राइसेस और ऊपर गए। और याद रखिए, इंडिया की करेंसी तो डॉलर के अगेंस्ट भी वीक हुई है, और डॉलर यूरो के अगेंस्ट वीक हुआ है। तो अगर आप यूरो के लेंस से देखेंगे तो रुपये की हालत और भी खराब दिखेगी। अब चलते हैं असली कहानी की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स और फेडरल रिजर्व। इंडिया में आरबीआई इंडिपेंडेंट होता है, सबको पता है। गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करती। वैसे ही यूएस में फेडरल रिजर्व होता है जो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं। ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट तीनों एक साथ कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, और अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट होता है हायर इन्फ्लेशन। यही बैलेंसिंग एक्ट सेंट्रल बैंक्स का काम होता है। पर यूएस में अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर प्रेशर बना रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए। पॉवेल मना कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि अभी रेट कट डेंजरस हो सकते हैं। ट्रंप क्लियरली कह चुका है, एनीवन हु डिसएग्रीज विद मी विल नेवर बी अ फेड चेयरमैन। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में एक पपेट फेड चेयर लाने की कोशिश हो रही है। मई 2026 में पॉवेल का टर्म खत्म हो रहा था और उससे पहले प्रेशर बिल्ड हो चुका है।
ट्रम्प चाहता है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स दुनिया के सबसे कम हो। जापान हिस्टोरिकली लो रेट्स रखता था और आज जापान का डेट टू जीडीपी 250% है। यूएस का डेट टू जीडीपी ऑलरेडी 140% के आसपास है, फिर भी ट्रम्प और लो रेट्स चाहते हैं। लो इंटरेस्ट रेट्स का मतलब होता है चीप बोरोइंग्स, हाउसिंग बूम, असेट प्राइस इन्फ्लेशन। इसका फायदा उन लोगों को होता है जिनके पास असेट्स होते हैं और नुकसान उनको होता है जिनके पास सिर्फ एफडी या सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो पैसा बैंक से निकलकर स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और क्रिप्टो की तरफ जाता है। इसलिए यह मानना गलत है कि गोल्ड और सिल्वर सिर्फ फियर की वजह से बढ़ते हैं। ये एक्चुअली करेंसी डीबेसमेंट और इन्फ्लेशन हेज के रूप में भी काम करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भी हो रही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली लगभग $40 बिलियन के ट्रेजरीज खरीदे, मतलब कि 40 बिलियन फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट में डाली और एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रोसेस हर महीने रिपीट होगा। जब पैसा मार्केट में आता है सबसे पहले रिस्क असेट्स रिएक्ट करते हैं, स्टॉक्स, क्रिप्टो, सिल्वर। गोल्ड भी बेनिफिट करता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है। ट्रंप ने फैनी माय और फ्रेडी मैक को भी डायरेक्ट किया है कि वो $200 बिलियन के मॉर्गेज बॉन्ड्स खरीदे ताकि मॉर्गेज रेट्स और नीचे आए। रिजल्ट 30 ईयर मॉर्गेज रेट्स यूएस में 6% के नीचे आ गया, पहली बार 3 साल में। इससे हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और जब रियल एस्टेट, स्टॉक्स और क्रिप्टो सब ऊपर जाते हैं तो गोल्ड और सिल्वर नेचुरली उनके साथ हेज के रूप में मूव करते हैं। अब अफोर्डेबिलिटी का एक शॉकिंग कंपैरिजन देखिए। यूएस में प्राइस टू इनकम रेशो लगभग 5 के आसपास है। इंडिया में मुंबई का रेशो 14.3% है, मतलब कि मुंबई में घर खरीदना यूएस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा महंगा है इनकम के हिसाब से। इसलिए जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम करता है, हाउसिंग और एसेट्स को सपोर्ट मिलता है और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, जैसे ट्रम्प का प्लान है डिफेंस बजट को 1.5 ट्रिलियन तक लेके जाने का, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आना ही है। या तो टैक्सेस बढ़ेंगे या फिर पैसा प्रिंट होगा और जब पैसा प्रिंट होता है सबसे पहले रियल एसेट्स रिएक्ट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट। इसलिए ये मानना कि गोल्ड और सिल्वर अब ओवर हो चुके हैं शायद थोड़ा जल्दी कंक्लूजन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर सीधा ऊपर ही जाएगा। वॉलेटिलिटी आएगी, करेक्शंस आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रेंड भी इंटैक्ट है। बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप असेट एलोकेशन समझें, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा सिल्वर, थोड़ा फिक्स्ड इनकम और थोड़ा क्रिप्टो। लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच आपको सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं बल्कि मेंटल पीस भी देती है। मार्केट 100 सालों में 16 रिसेशंस और 25 क्रैशेस देख चुकी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट्स हमेशा ऊपर गई है। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि टॉप पकड़ना है, गोल ये होना चाहिए कि सिस्टम के साथ अलाइंड रहना है। कंक्लूजन ये है, गोल्ड और सिल्वर सिर्फ शाइनी मेटल्स नहीं है, ये फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। एक ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट में जहां डेट बढ़ता जा रहा है, करेंसीज वीक होती जा रही हैं और पॉलिटिक्स सेंट्रल बैंक्स पर प्रेशर बना रही है। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हो तो आप वॉलेटिलिटी से डरना बंद कर देते हो और जब डर खत्म होता है वहीं से स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।